नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे किसानों की, क्योंकि दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में किसान लगातार डटे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। आज सरकार के साथ एक बार फिर से आंदोलनकारी किसान नेताओं की मुलाकात होनी है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर और एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर के दोनों ही मुद्दों पर आज बातचीत होगी। किसान नेताओं का यह कहना है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सरकार के साथ मुलाकात से पहले किसानों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया है। ट्रैक्टर मार्च दिल्ली की सीमाओं पर किया गया है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी किसान आंदोलन पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पूछा है कि क्या किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर के नियमों का पालन किया जा रहा है। हमें डर है कि कहीं इस आंदोलन का हाल तबलीगी जमात जैसा ना हो जाए। सीजेआई एस बोबडे, उन्होंने ये कहा है कि हमें नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित हैं भी या नहीं। आप भीड़ को लेकर के गाइडलाइन बनाइए। सरकार को इस तरीके के दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो बातचीत चल रही है सरकार और किसान संगठनों के बीच जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है और आज 9वें दौर की बातचीत होनी है। लगातार किसान डटे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर, सड़कों पर डटे हुए हैं। कड़ाके की ठंड भी हुई, बारिश भी हुई, ओले भी गिरे, लेकिन किसान डटे रहे। सरकार ने तमाम कोशिशें भी की हैं ताकि इस किसान आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम प्रयास जो हैं वो किए गए हैं, लेकिन सभी कोशिशें असफल रही हैं और अब ये आंदोलन और भी तीव्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ था, पंजाब और हरियाणा में लगातार इन कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठ रही थी और इन्हीं कानूनों के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर जाकर के बैठे हैं किसान। और उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और अलग अलग राज्यों से वहाँ पर किसान पहुँचना शुरू हो गए। लेकिन अब लगातार जिस तरीके से किसान वहाँ पर डटे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कई बार चिंता जाहिर कर चुकी है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? आज सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से बातचीत होगी, कितने बजे का समय है बातचीत का और क्या कुछ रणनीति किसानों की तरफ से तैयार की गई? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो सरकार और किसानों के बीच में जो वार्ता हो रही है वो कहीं ना कहीं विफल नजर आई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 8 वार्ता हो चुकी है और 8 ही वार्ता विफल नजर आई है। और अगर बात करें आज जो 9वें दौर की जो वार्ता है, मगर वो आज होनी है, यानी कि किस तरीके से वार्ता होगी ये जरूर स्पष्ट है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार कह रही है हम किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि कानून से कितना फायदा होगा, कैसे फायदा होगा उनको, मगर किसानों को ये समझ में नहीं आ रहा है उससे इस कृषि कानून से फायदा कितना है, कैसे फायदा है। ये चीज जो दुविधा बनी हुई है वो सरकार उसको दूर नहीं कर पा रही है। मगर लगातार कहीं ना कहीं जो किसानों का आंदोलन है लगातार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि कल भी ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था और पूरी दिल्ली की सीमाओं को सील करने की कोशिश की गई थी। पहले भी लगातार किसान बैठे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर, लगातार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है और सरकार के ऊपर प्रेशर बन भी रहा है। मगर कहीं ना कहीं सरकार उस प्रेशर को कम करने की कोशिश कर रही है, ना ही उस प्रेशर को खत्म करने की। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आंदोलन चल रहा है और लगभग कह सकते हैं आज कह सकते हैं 44 दिन है और कहीं ना कहीं लगभग कह सकते हैं कि किसान जो डटे हुए हैं, बारिश हो, ठंड हो या फिर कहे खुले आसमान के नीचे या रात की कैसे भी गुजारनी हो, मगर गुजार जरूर रहे हैं। मगर सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि नहीं सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधाएं दी जा रही है या ठंड से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए। मगर कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कम करने की कोशिश जरूर की जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से सरकार की, तो सरकार जो आज बैठक करेगी यानी कि किसानों के साथ जो बैठक करेगी और वो कहीं ना कहीं एक रणनीति सिर्फ यही बनाने की कोशिश की जाएगी कि किसान कानून को वापस ना लिया जाए और सिर्फ समझौता किया जाए, यानी कि संशोधन किया जाए। मगर किसान चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हो, मगर जब तक वापस नहीं होगा वो पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे इसके लिए साल 2 साल क्यों ना लग जाए। जी
जी, बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं न कहीं कुछ भी उनको जो सुविधाएँ दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही हैं, और ऐसे समय में जब कोरोना महामारी का वक़्त चल रहा है, एक नया स्ट्रेन भारत में प्रवेश कर चुका है और उसके भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए भारत सरकार की, तो कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियाँ कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस आंदोलन को लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है कि ये जो आंदोलन है वो तब्लीगी जमात जैसा हाल ना हो जाए, जो लोग यहाँ से वापस जाएँ वो कोरोना लेकर के जाएँ, अपने आस-पास के जो गांव हैं या जो लोग हैं उनमें भी कोरोना फैले, उसको लेकर के कोई भी चिंता जो है वो सरकार की तरफ से जाहिर नहीं की जा रही, गंभीर तरीके से इस पूरे मसले को नहीं लिया जा रहा, क्योंकि भारी संख्या में वहां पर किसान मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है कि तबलीगी जमात जैसा हाल ना हो यहाँ पर, नहीं कि किसानों के बीच में, मगर बात करें जिस तरीके से सरकार की, तो सरकार दोनों ही सूरतों में कहीं ना कहीं लापरवाही करती नजर आ रही है। कि बात करें कोरोना की, तो भी कोरोना के बीच जैसे जिस तरीके से किसान बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं कोरोना का जो उल्लंघन किया जा रहा है, गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है, वो भी इसके अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान लगातार एक दूसरे से संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। अगर यहाँ से किसान गांव जाते हैं तो वहां भी वायरस का खतरा बन सकता है। और जिस तरीके से सरकार कहीं ना कहीं कह सकते हैं वैक्सीन की तैयारी कर रही है पूरे भारत के अंदर देने की, तो वो कहीं ना कहीं एक जरूर उपलब्धि है। मगर यहाँ पर जो देखा जाए किसानों के बीच में जिस तरीके से तबलीगी जमात की जो परमिशन थी वो कैसे मिली थी, इकट्ठा इतनी बड़ी संख्या के अंदर तबलीगी जमात वहां पे इकट्ठे हुए और उसके बाद में वो वहां से एक अलग अलग पूरे देश के अंदर बट भी गए, मगर कहीं ना कहीं वहां भी लापरवाही थी और यहाँ भी लापरवाही है। क्योंकि सरकार बेशक किसानों की जो आवाज है को सुनते हुए भी अनसुना करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि किसान कृषि कानून वापस नहीं लेना। दूसरी तरफ कोरोना की जो गाइडलाइन है उस तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मगर सरकार दोनों ही तरफों से कहें तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर करती नजर आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से कोरोना की, तो बेशक कोरोना जरूर फैल सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भीड़ किसानों की जो उमड़ रही है वो कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा जरूर बढ़ा सकती है। मगर बात करें जिस तरीके से किसान कृषि कानून की, तो कृषि कानून लगता नहीं है कि अभी वापस लेने की सरकार मूड में, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया, अमित शाह ने भी स्पष्ट कर दिया, कृषि मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया, पीयूष गोयल ने भी स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, संशोधन जरूर किया सकता है। मगर वो संशोधन भी अभी बनता नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए आज 9वें दौर की बैठक होगी और 9वें दौर की बैठक के अंदर भी शायद यही नतीजा निकलने वाला है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा और कि सरकार चाहेगी संशोधन, मगर बीच में जो रास्ता है वो बनता नजर नहीं आ रहा है अभी भी। जी बिल्कुल, इस पूरे मसले को गंभीरता से लेती हुई सरकार दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लगातार जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां भी इस तरीके की कोशिश की जा रही है ताकि इस आंदोलन को कमजोर किया जा सके। देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सिर्फ प्रेशर कम करने की कोशिश कर रही है, ना कि इस आंदोलन को खत्म करने की। सिर्फ इस आंदोलन को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि दो दो गुटों में जब सरकार ने किसानों को बांट दिया तो कहीं ना कहीं एक गुट तो सरकार के फेवर में चला गया, दूसरा गुट सरकार से नाराज है। और जो सबसे बड़ा गुट जो नाराज है वो उसके अंदर किसानों की बहुत बड़ी संख्या है, जिसको कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए उनके बीच में जाए, उनको बैठे, उनके साथ साथ बातचीत करे और जो फायदा है वो उनको स्पष्ट शब्दों के अंदर समझाया जाए। जब तक ये प्रक्रिया अपनाई नहीं जाएगी तो किसान किसी तरीके से नाराज रहेंगे और शायद सरकार गुस्सा भी सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा है वो लगातार जाहिर होता चला जा रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। यहां तक कि 26 जनवरी के लिए परेड के लिए भी कह दिया गया है कि हम भी परेड निकालेंगे और सरकार को ये दिखाएंगे कि सरकार किस तरीके से अड़ियल रवैया अपना रही है। मगर बात करें किसानों की परेशानी की, बेशक किसानों को परेशानी हो रही है, लगभग 60 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इसके अंदर, क्योंकि शहीद भी हो चुके हैं। मगर बात करें जिस तरीके से परेशानियों की, किसान बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार उनका ध्यान नहीं दे रही है, दूसरी तरफ वो कृषि कानून को वापस कराने के लिए बैठे हुए हैं, और तीसरी तरफ ठंड और बारिश और कह सकते हैं खुले आसमान के नीचे रहने के लिए वो मजबूर है। और कहीं ना कहीं ये सरकार को चाहिए कि इनका आंदोलन जरूर खत्म करवाए, मगर कहीं ना कहीं समझौता करके, चाहे वो कृषि कानून को वापस लेना हो या फिर इनको समझाने की बात हो। जी जी, और बैठक से पहले किसान नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई अभी तक? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से हमने पिछली वार्ता के अंदर देखा था, किसान नेताओं से जो हमने बात की थी उसके अंदर स्पष्ट किया गया था किसानों की जो संगठनों के जो नेता थे कि अगर 9वें दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता है तो फिर हम सरकार से बात नहीं करेंगे और आगे की रणनीति और ज्यादा कठोर बनाएंगे, ताकि सीधे सीधे सरकार को जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे वो पीछे हटने वाले नहीं है। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो किसान जो है वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सरकार अभी भी आज की जो बैठक होगी उसके अंदर भी शायद बीच का ही रास्ता निकालने की कोशिश करेगी, ना कि कृषि कानून को वापस लेने की। जी
जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से किसान अपनी जिद पर, यूं कह सकते हैं कि जिद पर अड़े हुए हैं, तीनों ही कृषि कानून जिनको वापस लेने की वो मांग कर रहे हैं, और सरकार है कि उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, गुमराह करने की भी कोशिश की जा रही है, लगातार तमाम कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो पंचायतें करना हो या फिर किसानों के अंदर जाकर के वहाँ पर इस तरीके से उन लोगों में फूट डालने की कोशिश करना हो, इस तरीके की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसके बारे में किसान नेताओं ने क्या कहा है, क्या कुछ उनका अब मूड देखने को मिल रहा है, क्या खासे नाराज नजर आ रहे हैं किसान नेता इन गतिविधियों से? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से जो किसानों के जो संगठन के जो नेता हैं या फिर किसान हैं जो जो बैठे हुए प्रदर्शन पे, हमने जब उनसे जानने की कोशिश करी तो उन्होंने सीधे सीधे कहा, हम किसान सरकार से नाराज जरूर है मगर सरकार हमें मनाने की कोशिश नहीं कर रही है। क्योंकि बात करें अपडेट जिस आई तरीके होगी से अगली सरकार खबर कह की। रही है कि ये लोग किसान नहीं है और ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग जो किसान है वो खेतों के अंदर है, जो समर्थन कर रहे हैं वो किसान है, तो फिर हम किसान नहीं है तो फिर हमसे सरकार बात क्यों कर रही है। जी मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दूरियां बनी हुई है दोनों के बीच में, वो दूरियां खत्म नहीं होती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार सिर्फ कृषि कानून को वापस वहीं के वहीं रखना चाहती है और संशोधन करना चाहती है, मगर किसान है कि कृषि कानून को वापस कराना चाहते हैं, मगर जो बीच का रास्ता निकलता नहीं नजर आ रहा है। मगर बात करें आज के दौर की, यानी कि आज की जो बैठक होगी उसके अंदर की, तो कहीं ना कहीं अभी भी किसान उसी बात पड़े हुए हैं, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा वो पीछे हटेंगे नहीं, चाहे इसके लिए ट्रैक्टर मार्च और निकालना पड़े या फिर 26 जनवरी की परेड में और पूरे देश को निमंत्रण देना पड़े या कह सकते हैं संदेश देना पड़े, वो हर प्रक्रिया के लिए तैयार है, मगर कृषि कानून वापस नहीं है तो वो दिल्ली की सीमाओं से जाने वाले नहीं है। जी जी राजीव, बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार किसान अपना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो सियासत भी इस मसले पर हो रही है। और वहीं जिस तरीके से हरियाणा की अगर बात की जाए, हरियाणा में सियासत जो है वो ज़्यादा इस पूरे मसले पर हो रही है। किसान आंदोलन को लेकर के केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक आज होनी है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का यह मानना है कि आज की इस बैठक में सार्थक परिणाम निकल कर आ सकते हैं। इस विषय पर चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान हो या फिर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हो, तमाम बड़े नेताओं का यही कहना है बीजेपी के कि 8 जनवरी को होने वाली इस बैठक का सार्थक परिणाम निकल कर आएगा और इस किसान आंदोलन पर विराम लग जाएगा। और वहीं कांग्रेस पर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने राजस्थान और पंजाब की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। की झूठी पैरवीकार बनी हुई है। अब जैसे हमने बाजरा यहाँ खरीदा 74 लाख क्विंटल और 2150 के भाव से खरीदा, 1000 रुपये कम में राजस्थान में बिक रहा था, वहाँ से तो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और किसानों का 8000 रुपये प्रति एकड़ नुकसान कर दिया। 8 क्विंटल बाजरा अगर होता है तो किसने किया? कांग्रेस सरकार राजस्थान ने किया। यहाँ हम गन्ने का भाव 350 दे रहे हैं, वहाँ 310 दे रहे हैं। पंजाब में कौन 40 रुपये का नुकसान कर रहा है किसान का? पंजाब की कांग्रेस सरकार कर रही है। यहाँ 12,000 रुपये कंपनसेशन देते हैं, वहाँ 8,000 देते हैं। 4,000 रुपये एकड़ का नुकसान कौन कर रहा है? कांग्रेस की सरकार कर रही है पंजाब की, और जो नकली किसान हितैषी होने का ढोंग करती है। ये इनका ढोंग का भी पर्दाफाश करना पड़ेगा कि जो जब बारी आती है राज्य सरकार के करने की, वहाँ हाथ खड़े कर देते हैं, करते नहीं है। जब ये बात आई कि आपके पास रिसोर्सेज हैं क्या, तो कैप्टन ने हाथ खड़े किए विधानसभा में, मेरे पास नहीं है। और जब हरियाणा करता है तो उस पर उल्टा सवाल खड़ा करते हैं। तो ये जो सबसे बेस्ट कौन कर रहा है? हरियाणा सरकार सबसे बेस्ट कर रही है। किसानों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है और हरियाणा सरकार की भी मुसीबतें बढ़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हरियाणा में सत्ता पर काबिज है और ऐसे में बीजेपी जेजेपी का जमकर के विरोध हो रहा है। अलग अलग जगहों पर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी के नेता यहाँ पर ना आए। गलियों में, चौराहों पर या फिर मोहल्लों में इस तरीके के पोस्टर भी हरियाणा में लगाए जा रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए बीजेपी नेताओं की, तो वो जमकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मसले को लेकर के? जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, उसी को लेकर के हरियाणा में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है और निशाने पर बीजेपी नेताओं के सिर्फ कांग्रेस। जी बिल्कुल। देखिए, जो बीजेपी के नेताओं का कहीं या बीजेपी पार्टी का ये मानना है कि जो किसान आंदोलन है, ये जो है इसका जो भूमिका
कांग्रेस की ज्यादा रही है। कांग्रेस के बरगलाने पर ही इस आंदोलन को उबाल मिला, या फिर किसानों को जो बरगलाया गया वो उसकी जो मुख्य जो जिम्मेदार उसको माना जाए तो वो कांग्रेस पार्टी को माना जा सकता है। तो ये इसी तरह का जो बयान है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वहीं जो कृषि मंत्री है या जो तमाम बड़े नेताओं की बात करें तो समय समय पर यही उनका बयान आता है कि जो ये किसान आंदोलन है, ये किसान जो है जो अपनी हट पे या फिर जो आंदोलन पर जो बैठे हैं, इनको इतना बड़े आंदोलन तक पहुंचाने का जो भूमिका है वो कांग्रेस की रही है और इनको किसानों को बरगलाया गया है। जी जितेंद्र, तरीके से निशाना साधा जा रहा है कांग्रेस की सरकारों पर, जो राज्यों में सरकारें हैं, चाहे वो राजस्थान की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, लगातार निशाने पर लिया जा रहा है और उदाहरण भी दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर किसानों का नुकसान किया जा रहा है सरकार की तरफ से। सरकार हरियाणा की सर्वश्रेष्ठ सरकार घोषित किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, जो किसानों के हित में काम कर रही है। इस बारे में क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, उन्होंने कहा कि जो हरियाणा प्रदेश में जो भाजपा जजपा सरकार है वो किसानों को उनकी फसल का पूरा एमएसपी देती है और कई इस तरह की फसलें हैं जो अन्य राज्यों में सरकार द्वारा नहीं खरीदी जाती और एमएसपी उनका नहीं दिया जाता है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर जैसे पंजाब में मक्की का जिक्र किया कि जो पंजाब सरकार है वो मक्की की फसल वहां पर नहीं खरीद करती, एमएसपी पर नहीं खरीद करती। इस तरह ही जो बाजरे की फसल है वो राजस्थान में नहीं खरीदी जाती, हरियाणा प्रदेश उसको एमएसपी पर बाजरे की खरीद करता है। किसान का एक दाने दाने जो है बाजरे का वो एमएसपी पे खरीदने का प्रदेश सरकार दावा करती है। तो वो उनका ये कहना है कि किसानों को बरगलाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस की सरकारों द्वारा किया जा रहा है, जबकि किसानों के हित में किसी तरह का भी काम नहीं किया जा रहा। इसका उदाहरण उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एमएसपी जो फसलें जो हरियाणा में जिस तरह खरीदी जा रही है उस तरह जो कांग्रेस शासित जो प्रदेश है उनमें इसके बिल्कुल विपरीत है और सिर्फ आंदोलन को हवा देने का कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस की सरकारें काम कर रही है। जी जितेंद्र, कांग्रेस हरियाणा में तो कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ गतिविधियां नजर आ रही हैं किसान आंदोलन को लेकर के, किस तरीके से सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से आज 40 दिन से ज्यादा के करीब इस आंदोलन को हो गए और कांग्रेस पार्टी ने शुरू में ही ये ऐलान कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के साथ खड़ी है और उनके जो तमाम जो राष्ट्रीय नेता या कहीं प्रदेश लेवल के जो बड़े नेता हैं वो समय समय पर जाकर किसान के धरनों पर या फिर कहीं बॉर्डर पर जाके अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाते रहे हैं और करवा रहे हैं और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी बात कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। और ये जो किसानों के अहित में ये बात हो रही है, चौथे कानून की, वो एमएसपी की गारंटी की मांग करते रहे और वहीं ये जो तीनों कृषि कानून है इसका विरोध करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आगे चल के ये किसानों के हित में नहीं अहित में ये साबित होंगे ये तीनों कृषि कानून, और इनको केंद्र सरकार को अपनी जिद छोड़ते हुए किसानों की के साथ अत्याचार ना करते हुए इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर की बात करती है कांग्रेस। जी बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है उसी को लेकर के हरियाणा में सियासत भी तेज होती हुई दिखाई दे रही। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। वहीं लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद कर चर्चित हुए अभिनेता सोनू सूद विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ मुंबई के जुहू पुलिस थाने में एमआरटीपी के तहत मामला दर्ज किया गया है और बीएमसी का आरोप है कि शक्ति सागर नामक 6 मंजिला इमारत को सोनू सूद ने बिना जरूरी इजाजत के अपनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को होटल में तब्दील किया है। और बीएमसी की ओर से दी गई शिकायत में यह भी कहा गया है कि सोनू सूद ने मुंबई में एबी नायर रोड पर स्थित शक्ति सागर बिल्डिंग को बिना परमिशन के ही होटल में तब्दील कर लिया। शक्ति सागर एक रिहायशी बिल्डिंग है और उसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के सेक्शन 7 के तहत दंडनीय है और बीएमसी ने सोनू सूद पर इमारत के हिस्सों को बढ़ाने, नक्शे में बदलाव करने और इस्तेमाल में बदलाव का आरोप लगाया है। बीएमसी अधिकारियों ने बताया है कि बीएमसी से जारी नोटिस के खिलाफ सोनू सूद ने मुंबई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उन्हें वहां से अंतरिम राहत नहीं मिल पाई। और वहीं सोनू सूद का बचाव करते हुए भाजपा विधायक राम कदम ने ठाकरे सरकार को निशाने पर लिया। अभिनेता सोनू सूद जी ने
कोरोना के संकट काल में अपने स्वयं के पैसों से गरीब मजदूरों को उनके गांव भेजने का दुआओं का काम किया। हालांकि यह काम महाराष्ट्र सरकार का था। महाराष्ट्र सरकार की विफलता सारे देश और दुनिया के सामने आई। इस कारण सोनू सूद जी का ये दुआओं का काम महाराष्ट्र सरकार को नहीं जचा। कंगना का दफ्तर बदले की भाव से तोड़ने के बाद अब ये महाराष्ट्र की सरकार सोनू सूद जी के होटल के पीछे पड़ी है। हम सवाल पूछना चाहते हैं, जब कोरोना के संकट काल में यही होटल बीएमसी के लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया, उस समय उन्होंने अपने आंखों पर कौन सी पट्टी बांधी थी? उस समय यह होटल बिल्कुल ठीक था, उसमें अवैध निर्माण नहीं था, पर अपनी जरूरत पूरी होने के बाद बदले की भाव से इस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार कार्रवाई करती है, तो महाराष्ट्र की सरकार ये ध्यान रखे कि सोनू सूद जैसे प्रतिभाशाली एक्टर के साथ ये सारा देश खड़ा है। तो सोनू सूद अब से पहले जिस तरीके से कोरोना के संकट में जब मजदूर मुंबई से या फिर कहीं और से भी अगर अपने घर जाना चाहते थे तो उनकी मदद करने के लिए एक चेहरा था, जिसके साथ एक उम्मीद लोगों को नजर आती थी, वो थे सोनू सूद। और अब सोनू सूद विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने एक रिहायशी बिल्डिंग को होटल में तब्दील किया है। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है? सोनू सूद अब किस तरीके से विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उन्हें कोई राहत की उम्मीद है अभी? उम्मीद है, क्योंकि कल जिस तरीके से पूरे दिन में सोनू सूद के इस होटल को लेकर के विवाद चला, उसके बाद देर शाम बीएमसी के जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि सोनू सूद इसमें बदलाव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा मुंबई के जुहू पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, उस पर जुहू पुलिस स्टेशन ने अभी तक एफआईआर में कन्वर्ट नहीं किया है। जानकारी जुहू पुलिस स्टेशन से प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि विवादों में आने के बाद सोनू सूद के समर्थन में जहां बीजेपी नेताओं सहित कई संगठन सामने आए हैं, वहीं अब बृहन मुंबई महानगर पालिका का भी जो रुख है वो थोड़ा नरम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, जिस बिल्डिंग पर यह आरोप लगाया गया है कि वो रिहायशी बिल्डिंग है और उसको अब होटल में तब्दील किया गया है, क्योंकि सोनू सूद ने कई होटल जो है वो बीएमसी को दे दिए थे ताकि उनका कोरोना काल में इस्तेमाल किया जा सके क्वारंटीन सेंटर के रूप में, तो क्या इस होटल का भी इस्तेमाल किया गया था क्वारंटीन सेंटर के रूप में? देखिए, इस होटल को अभी तक क्वारंटीन सेंटर के लिए कोरोना काल में इस्तेमाल नहीं किया गया था। कोरोना काल में ही इस इमारत को आरोप लगाया गया है बीएमसी की तरफ से, इसे डेवलप किया गया है, इमारत को तोड़ के उससे नए तरीके से बनाया गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका की यहाँ पर अवहेलना की गई है, ऐसे आरोप बीएमसी की तरफ से लगाए हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन में सोनू सूद एक ऐसा नाम खुलकर के सामने आया था कि जहाँ महाराष्ट्र सरकार, भाजपा सरकार लोगों को भेजने में या फिर कोरोना काल में मदद में थे, वहाँ सोनू सूद एक साइड जरूरत की मदद के लिए सामने आए थे और तमाम उसके जो होटल थे या फिर प्रवासी मजदूरों को भेजना था या लोगों तक खाना पहुँचाना था, ऐसे तमाम कार्य किए हैं। और यही वजह है कि बीएमसी मामले में अभी भी नरम है। आपको बता दें कि 3 नोटिस बीएमसी की तरफ से दिया गया था, जिसे लेकर सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे और बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें कहा गया था कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्योंकि बीएमसी ने जो सबूत, जो दस्तावेज दिए थे वो कहीं न कहीं वहाँ पर गलत हुआ था। गलत तरीके से उस रेसिडेंस बिल्डिंग को होटल में तब्दील किया गया था। जो इमारत थी उस पर जो है कि छेड़खानी करके उसे गलत तरीके से निर्माण किया गया था। इन तमाम चीजों को लेकर के सोनू सूद की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, लेकिन बीएमसी और जिस तरीके से सपोर्ट में उनके लोग आए हैं और जिस तरीके से बीएमसी के जो यशवंत के अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पर कहा सुधार करने की जरूरत है, संभालने की जरूरत है। जी बिल्कुल, भले ही उनके समर्थक या फिर बीजेपी के नेता उनके समर्थन में बात कर रहे हो, लेकिन सोनू सूद की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है इस तरीके की? अब कानूनी कार्रवाई आगे वो बढ़ाएंगे ताकि उनको राहत मिल सके? हाँ, देखिए, इस मामले में सोनू सूद ने अभी मीडिया को कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। हालांकि वो हमेशा लॉकडाउन से जब आए थे वो बेझिझक अपनी बात ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए रखते थे, लेकिन कल से जिस तरीके से पूरा बवाल मचा हुआ है होटल को लेकर के, जिस तरीके से जुहू पुलिस स्टेशन में बीएमसी द्वारा शिकायत दर्ज किया गया है, अभी तक इस पर
देखना ही होगा क्या आज सोनू सूद इस मामले में क्या कदम उठाते हैं, कोर्ट जाते हैं, क्या बृहन मुंबई महानगर पालिका के उस नोटिस का जवाब देते हैं। इन तमाम पहलुओं पर नजर टिकी हुई है। जी, एफआईआर दर्ज होने से पहले जिस तरीके से शिकायत दी गई है पुलिस थाने में बीएमसी की तरफ से, उससे पहले कितने दिन पहले नोटिस दिया गया था सोनू सूद को? देखिए, बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि 3 नोटिस उन्हें दी गई है और 3 नोटिस से लगभग 3 सप्ताह का मोहलत उन्हें दिया गया होगा। और ऐसे में सोनू सूद जो जानकारी मिली है कि सोनू सूद इस मामले को लेकर के कोर्ट भी गए थे, लेकिन कोर्ट से कहा गया था कि आप न्यायालय जो है कि बॉम्बे हाई कोर्ट जाइए, आप वहाँ अपना जो है कि जो भी आपके बीएमसी के अगेंस्ट जो आपके एविडेंस है या जिस तरीके से आपने होटल का निर्माण किया उन तथ्यों को आप वहाँ रखिए। अब ऐसे में जहाँ एक तरफ मुश्किलें बढ़ रही है, देखना होगा कि क्या उन्हें वहाँ से राहत मिलती है या फिर बीएमसी का बुलडोजर उनके होटल पर घूमता है। जी बिल्कुल मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि जो भी कार्रवाई होगी वो फिलहाल देखने वाली बात है कि क्या कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन सोनू सूद के समर्थन में काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से बीएमसी की तरफ से अब कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।